हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समय समय पर हम गद्यांशों या पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या पर चर्चा करते रहते हैं। इसके अंतर्गत हमें दिए गए गद्यांश या पद्यांश का पहले प्रसंग बताना होता है और हमें प्रसंग में लिखना क्या होता है दोस्तों, कि जो भी मौजूदा पंक्तियां हैं, यानी कि हमें जो पंक्तियां या गद्यांश या पद्यांश दिया है वह हमें किस कहानी या कविता से लिया वह किस कहानी या कविता से लिया गया है उसका हमें यहाँ पर नाम लिखना होता है। साथ ही साथ उसके कवि या लेखक का नाम हमें बताना होता है। प्रसंग में संक्षेप में हमें यह भी बताना होता है कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों में किस बात की चर्चा कर रहा है। फिर हम लिखते हैं व्याख्या। व्याख्या में हमें दिए गए गद्यांश या पद्यांश का विस्तार समझाकर लिखना होता है, यानी कि उस लाइनों के द्वारा कवि हमें क्या कहना चाहता है उसे हमें विस्तार पूर्वक समझाते हुए लिखना होता है। और आखिर में विशेष में हम उन दी हुई पंक्तियों में क्या विशेष है इस ये बातें लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की सप्रसंग व्याख्या के विषय में। आज हम जानेंगे कुछ गद्यांश और उनके प्रसंग, व्याख्या और विशेष के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आज का हमारा गद्यांश सुनिए ध्यान से। बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जो जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्ब कोट वालों का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहर की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ को चाबुक से घूमते हुए इसके वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं, तभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और सभी संसार भर की ग्लानि, निराशा चक्करदार गलियों में हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों, खालसा जी, खच्चरों, बतकों और गन्ने, खोमचे और भरे वालों के जंगल में राह खोते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। दोस्तों, ये हमें गद्यांश दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम इसके प्रसंग को समझते हैं, उसके बाद हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। इसका प्रसंग है कि जो गद्यांश है यह लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से अवतरित है। इस इन जो पंक्तियों में है उसमें लेखक कहानी के वातावरण को रेखांकित करता है और हमें उसके बारे में बताता है। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं इसकी व्याख्या को। बड़े बड़े नगरों में सड़कों पर चलने वाले इक्के और गाड़ी वाले पैदल यात्रियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। इनका व्यवहार सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। गुलेरी जी कहते हैं कि उनकी जो शब्दावली है उनको सुनकर सब ऊब चुके हैं। वे अमृतसर के तांगे इक्के वालों की मीठी शब्दावली सुने। बड़े बड़े नगरों के इक्के गाड़ी वाले राह चलते व्यक्तियों को कभी आंख के ना होने का उपालंब देकर अंधा बताते हैं, कभी अपने घोड़े को बुरी बुरी गालियां देते हैं। इस प्रकार हृदय में शुद्ध, क्रोधित और ग्लानि से पूर्ण होकर वे सीधे अपना कार्य करते हैं। वे चक्करदार गलियों में एक एक ठेले वाले के लिए ठहर कर आगे बढ़ते हैं। सड़क पर चलने वाले को आदर सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं। हटो सरदार जी, बचो भाई जी, आने दाने लाला जी आदि कहते हुए सफेद साफा बांधे हुए अनेक खोमचों, खच्चरों और आदमियों की भारी भीड़ से निकलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो जी और साहब सुने बिना अपने स्थान से नहीं हटता। उनकी जिह्वा चली अवश्य ही है, किंतु वह मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई चलती है। उनकी शब्दावली भी एक मीठी कतार की तरह मार करती है। तो दोस्तों, ज्यादातर ये होता ही है और पहले तो खास तौर से ऐसा होता था और आज भी होता है
कि जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं वो पैदल चलने वाले लोगों को इंसान नहीं समझते। कई जगह पर लोग उनके साथ बड़ी ही बेरुखी और बदतमीजी से बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा करते हैं। कुछ लोग बहुत नरम भाषा का और अच्छी तरीके से इज्जत मान सम्मान से उनको बोलते हैं कि आप साइड हो जाए, या सदा जी, या जो भी कोई जा रहा है उसको जी और साहब सुन बोलकर ही उन्हें बोला जाता है। लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत गलत तरीके से पैदल चलने वालों को बोलते हैं, और यही बात गुलेरी जी इन लाइनों के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं। अब इसमें क्या विशेष है, इसकी जो शैली है वो वर्णनात्मक शैली है। शब्दावली में जो आम बोल की भाषा है उसका ही प्रयोग किया गया है। भाषा में पंजाबी और उर्दू के मिश्रित शब्द हैं, और जो भाषा है वह सहज और सरल है। पात्र, वातावरण, परिवेश का जीवंत चित्रण किया गया है। आदर्श सूचक शब्दों से संबोधित किया गया है, और स्पष्ट वातावरण के चित्रण से पाठक के समक्ष बिंब सहज उभरता है। दोस्तों, मतलब इस तरह से वातावरण को हम लोगों के सामने बताया गया है कि ऐसा लगता है कि हम खुद वहां पे खड़े हैं। इतने स्पष्ट वातावरण का उल्लेख लेखक ने इन पंक्तियों में किया है। तो दोस्तों, ये तो हुआ हमारे पहले गद्यांश की व्याख्या और उसके विशेष के बारे में। चलिए अब हम अपना दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं, दूसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता है। वह अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसके एक एक अंड प्रकाश में चमक रहा था। दोस्तों, जो ये पंक्तियां हैं ये प्रेमचंद की कहानी पूस की रात से ली गई हैं। अब इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है, इसमें पालतू कुत्ते जबरा और हल्कू के बीच मैत्री के संबंध का वर्णन है। यानी कि एक कुत्ते और एक इंसान के बीच जो मित्रता का है उसका जो संबंध है उसका वर्णन है। हल्कू पूस की ठंडी रात में जबरा के शरीर से आने वाली दुर्गंध की परवाह किए बगैर उसे अपने से चिपका लेता है, और फिर उसकी जो भावनाएं होती हैं उससे ही हम व्याख्या में लिखेंगे, क्योंकि लेखक इन पंक्तियों के द्वारा उसी की हल्कू की भावनाओं को ही बता रहा है। अब हम देखते हैं व्याख्या। जब कप कपाती ठंड में हल्कू खेत पर होता है तो ठंड सहना असहाय हो जाता है। उसे एक उपाय सूझता है। वह जाड़े से बचाव के लिए कुत्ते को धीरे से उठाकर अपनी गोद में लिटा लेता है। वह कुत्ते के शरीर से आने वाली दुर्गंध की परवाह किए बगैर उसके शरीर से मिलने वाली ऊष्मा को महसूस करता है। उसके शरीर से उसे सर्दी से कुछ राहत मिलती है। कुत्ते का दुर्गंध युक्त मैला कुचैला शरीर भी उसे जाड़े में सुख पहुंचा रहा था। इसके बावजूद उसके मन में कुत्ते के प्रति घृणा का कोई भाव नहीं था। वह एक मित्र की भांति उसे गले लगाकर अपना सौहार्द और आत्मीयता प्रकट करता है, जैसे कोई निकट का रिश्तेदार बड़े दिनों बाद मिला हो। इस समय उसे दीनता, गरीबी के कष्ट भी उदास नहीं बना रहे हैं, और वह भूल जाता है कि वह गरीब है और उसे खाने के लाले पड़े रहते हैं, और जो महाजन का कर्जा है वह भी उसके सिर का बोझ है। इसके कारण उसका खेती के लिए मोह है। जाड़े में उसे कुत्ते के शरीर से मिलने वाली गर्माहट सुख की अनुभूति करा रही थी। वह कुत्ते को अपना सबसे अधिक शुभ चिंतक, आपत्ति के समय काम आने वाला मित्र, हितैषी समझ रहा था, और वह भूल गया था कि जिसको उसने अपने शरीर से लिपटाया हुआ है वह कुत्ता है, उसके टुकड़ों पर पलने वाला पालतू कुत्ता, और वह स्वयं उसका स्वामी है। कष्टों ने उसकी आत्मा को मांझ कर निर्मल बना दिया था। वह प्राणी मात्र की संकीर्णता से ऊपर उठकर उसमें ईश्वर की छवि देख रहा था। दोस्तों, गरीबी बहुत बुरी चीज है। इसमें हल्कू एक गरीब किसान है जिसके पास अच्छा ना पहनने को है ना खाने को है। वह दिन भर मेहनत करता है, भरी सर्दी में उसके बदन पे कपड़े नहीं है और वो खेतों में काम कर रहा है। काम करते करते उसे सर्दी लगती है और वह अपने पालतू कुत्ते को, जो कि एकदम मैला कुचैला है, जिसके शरीर में बहुत बदबू भी आ रही है, उसे अपने शरीर से लिपटा लेता है, और उसी से उसे इतना सुख मिलता है कि वह अपने जो पूरा
जो दुख उसके चल रहे हैं उन सबको भूल जाता है, और भूल जाता है कि उसके तो खाने के भी लाले हैं और उस कुत्ते का तो वह मालिक है। लेकिन नहीं, उसे उस समय वो कुत्ता भी एक भगवान का रूप लगता है, क्योंकि वह उसकी सर्दी को कम कर रहा है। इसमें दिखाया गया है कि गरीब कितना असहाय, कितना लाचार हो जाता है गरीबी से। सर्दी भगानी है, कैसे तो करेगा, कुछ तो करेगा, तो वह कुत्ते के मैले कुचैले शरीर को भी अपने शरीर से लिपटाकर उस सर्दी से बचने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें विशेष है, जो इसमें ये लाए पंक्ति है वह अपनी दीनता में आहत ना था। इससे हमें प्रेमचंद की भाषा की प्रौढ़ता का नमूना मिलता है। आत्मज्ञान के आलोक में प्रकाशित होने वाली बात कुछ समझ नहीं आती। इस बाकी जो भाषा है वह सरल है, सरल सहज ना होकर साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। चित्रण में मार्मिकता है, यानी कि सुनकर पढ़कर दर्द होता है। हल्कू का कुत्ते जबरा के प्रति लगाव होना, मनुष्य की मैत्री मानवीयता का सही चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है, और एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, अपने तीसरे गद्यांश को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को समझते हैं। दो कस्में खाई हैं उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है चोर बाजारी वाली चीज तो नहीं है। और बांस लादने के लिए कोई उसे 50 रुपए भी दे, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी, दूसरे की गाड़ी देखे। ये हमारा गद्यांश है। अब हमें पहले इसका प्रसंग देखना है। जो ये अवतरण है, यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम से लिया गया है। इसमें लेखक द्वारा हीरामन के माध्यम से जो ग्रामीण व्यक्ति हैं उनके सादगी भरे जीवन को बताया गया है, रेखांकित किया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने हीरामन की खाई हुई दो कस्मों की चर्चा की है। कौन कौन सी हैं वो कस्में, उसे हम व्याख्या में समझते हैं दोस्तों। इन पंक्तियों में हीरामन के द्वारा दो कस्में खाई गई हैं कि वह कभी चोर बाजारी का माल नहीं लादेगा, और दूसरी उसने कसम खाई थी कि वह कभी भी बांस की लादनी नहीं करेगा। क्यों ऐसा उसने दो कस्में क्यों खाई थी? तो दोस्तों, पहली कसम उसने इसलिए खाई थी कि क्योंकि एक बार चोर बाजारी का माल ले जाते हुए उसकी गाड़ी को दरोगा पकड़ लेता है। बड़ी मुश्किल से हीरामन अपने बैलों व अपनी अपनी जान बचा पाता है। तब से वह कसम खा लेता है कि कभी भी चोर बाजारी का माल नहीं लादेगा। और दूसरी कसम उसने क्यों खाई थी, बांस नहीं लादेगा, यह कसम क्यों खाई थी? क्योंकि एक बार उसने बांस की लदनी की थी। बांस आगे पीछे दोनों तरफ से बाहर निकले हुए थे गाड़ी से। भाड़े वाले व नौकर आगे बांस को पकड़कर चल रहा था। जैसे ही लड़कियों का स्कूल आया, नौकरों का ध्यान भटक गया और मोड़ पर गाड़ी की घोड़ा गाड़ी से टक्कर हो गई। अब ऐसी स्थिति में जब तक हीरामन बैलों की रस्सी खींचता, तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के आगे वाले हिस्से में फंस गई। अब जो घोड़ा गाड़ी वाला था उसने बहुत गालियां दी। इस घटना के पश्चात हीरामन ने कसम खाई थी कि वह कभी भी बांस की लदनी अपनी गाड़ी में नहीं करेगा। इसलिए हीरामन अपने हर भाड़ेदार से पहले ही पूछ लेता कि लादा हुआ सामान चोरी का तो नहीं है, और जहां तक बांस का संबंध है, यदि उसे कोई 50 रुपए भी दे तो वह बांस लदनी नहीं करेगा। इसमें दोस्तों एक ग्रामीण का सादगी भरा जीवन बताया गया है कि किस प्रकार उसके साथ दो घटनाएं होती हैं। वह कसम खा लेता है कि वह कभी भी इस प्रकार के काम नहीं करेगा, यानी कि चोर बाजारी का माल अपनी गाड़ी पर किसी को नहीं लादने देगा, और बांस तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे उसके लिए कोई उसे 50 रुपए फालतू ही क्यों ना दे। क्योंकि मुसीबत से बढ़िया है कि अपना कम कमा लें और सादगी भरा जीवन। ग्रामीण लोगों की वैसे भी ये एक उनकी जिंदगी का एक अनुभव होता है कि वो अपनी जिंदगी को सादगी पूर्ण जीना चाहते हैं, और इसी सादगी पूर्ण जीवन को लेखक ने इन पंक्तियों द्वारा हमें बताया है। अब इसमें विशेष क्या है, इसमें हीरामन की चारित्रिक विशेषता को अभिव्यक्त किया गया है कि वह कभी लालच नहीं करेगा, सादगी पूर्ण जीवन ही उसका जीने का लक्ष्य है, वही वह जिएगा। इसकी जो भाषा है वह बहुत ही सहज और सरल है, और साथ ही साथ विवेचनात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 गद्यांश जिनकी हमने प्रसंग, व्याख्या और उनमें विशेष के विषय पर चर्चा की।
इसी प्रकार हिंदी भाषा के बहुत से प्रमुख विषयों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, आपके मन में जो भी वीडियो सुनकर क्वेश्चन आते हैं, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, या आपको लगता है कि मैंने ये बात इसमें गलत बोली है, कृपया उसे आप अपने नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, ताकि हो सकता है कि कुछ गलतियां मुझसे भी होती हों, मैं भी आपसे सीख सकूं और अपनी गलतियों को सुधार सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।